Salam Pakistan, welcome to Chai Toast Host. I hope you guys are having a really good morning. मैं एक बात जो है वो करना चाहती हूँ, बड़ा ज़रूरी है ये बात करना क्योंकि I've actually felt very deeply over the weekend about it. हुआ कुछ ऐसे है कि आज बाय द वे हमारा जो शो है हम लोग सर्दियों के खानों के बारे में बात करेंगे later on in the show, but something that I really do want to talk to you about and you know it मेरे ख़्याल में हमारे मुल्क के अंदर बेसिकली कभी कभी हम ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें देखते हैं, ऐसी अमेजिंग स्टोरीज सुनते हैं लोगों की, नॉर्मल लोगों की जो कि फैबुलस किस्म की चीज़ें करते हैं और बड़ा दिल खुश हो जाता है, बड़ा हो जाता है, आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। मगर कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है कि वेयर यू क्वेश्चन कि ये कौन लोग थे, ऐसा कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। और इस तरह का एक इंसिडेंट एक्चुअली अभी हाल में वीकेंड के ऊपर मरी पे हुआ ये कि मरी और गलियात के अंदर बेसिकली बहुत सारी बारिश और स्नोफॉल हुई और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई, अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा। मेट डिपार्टमेंट ने बताया हुआ था, उसके ऊपर भी क्या बात करना, बात हुई भी थी मेट डिपार्टमेंट की और ये कॉन्वर्सेशन थी कि पोटेंशियली काफ़ी सारी स्नोफॉल हो सकती है, बट अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा स्नोफॉल हो गई। वहाँ पर जो लोग थे, 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ वहाँ पे फंस गई जाकर, लोग आ नहीं सके वापस। हुआ कुछ ऐसा कि बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस बहुत सारे फैमिलीज़ वहाँ पर ट्रैप हो गए, अपने बच्चे भी गए हुए थे, बड़े भी गए हुए थे, ख़ानदान पूरे के पूरे जाते हैं। तो जब वो ट्रैप हो गए वहाँ पर, तो बेसिकली लोकल्स ने वहाँ पे प्राइस हाइक कर दिया एंड प्राइस हाइक ऐसा आया कि कुछ मतलब मैं नंबर्स जो पढ़ रही थी और सुन रही थी, वो सुनकर और देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं और सोच के कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। और उसकी वजह से तकरीबन 22 डेथ्स हुई जिसके अंदर बच्चे भी शुमार थे। हाउ पीपल कैन लिव लाइक दिस। आप इंसानियत का हाथ किस तरह इस तरह छोड़ सकते हैं, ये मेरे मुझे समझ नहीं आती। क्योंकि ये बात सोचनी चाहिए कि कल को कभी भी कोई भी एक्शन करते हुए ये सोचना ज़रूर हमेशा सोचना चाहिए कि कल को मैं भी सामने वाली पोजीशन में हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, और मैं हाउ वुड आई लाइक टू बी ट्रीटेड। सो वेदर यू आर एट वर्क, आप अपनी नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर, आई थिंक दैट्स समथिंग टू रिमेंबर ऑल द टाइम। फन्ने खान बनने से पहले या कुछ भी काम करने से पहले, चाहे वो अच्छा हो या चाहे वो बुरा हो, अच्छा काम भी अगर कर रहे हो सोचा करें कि ऐसा कैसे, हाउ वुड आई लाइक इट। तो आपको कैसा लगेगा कि अगर आपके साथ ऐसा किया गया हो। आर्मी को कॉल करना पड़ गया बाकायदा गाड़ियों को निकालने के लिए, लोगों को निकालने के लिए, और लोग सर्दी से मरे। और कैसी जगह में, आई मीन आप लोग देख रहे हैं, ये इमेजेस देख रहे हैं, दिस इज़ फ्रॉम मरी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा दूर है इस्लामाबाद से, हमारे दारुल हुकूमत से सिर्फ 1 घंटे के फासले पे। कोई बहुत मतलब फार फ्लंग गिलगित छिलगित में नहीं ये किस्सा हुआ, ये मरी में हुआ है। आई मीन ये सोच के मेरा दिमाग, मेरी मरी से बहुत ज़्यादा बचपन की बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ हैं। मेरे वालिद वहाँ पर 6 महीने के लिए पोस्टेड थे, तो मैं वहाँ रह भी चुकी हूँ। हम लोगों का मेरी नानी का वहाँ पे उनके रिश्तेदारों के घर थे वहाँ पे, उसके आई मीन नॉट मरी बट उसके करीब बहुत जाते थे। गर्मियों में भी जाते थे, सर्दियों में भी जाते थे। और बिकॉज अ लॉट ऑफ माई टाइम, माई चाइल्डहुड वाज स्पेंड इन इस्लाम पिंडी, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मरी जाती थी। तो मेरी बचपन की बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज़ हैं। और अब मुझे ये देख कर और ये स्टोरी सुनकर मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे दिल पे से क्या गुजरी कि ऐसे कैसे हो सकता है, लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं कि एक पानी की बोतल को 500 रुपये का कर दिया, एक अंडे को 1000 रुपये का कर दिया, और एक कमरा जहाँ पर एक फैमिली जाके रुक सकती है उसको आपने हाइकअप करके 30,000 50,000 का कर दिया। आई मीन हाउ डू दैट टू पीपल। इट्स शेमफुल एंड इट्स वेरी सैड। देख के मुझे दिल भी ख़राब हुआ, रोना आया कि ऐसे कैसे हम इंसानियत का हाथ छोड़ सकते हैं। ये लोग कौन थे जिन्होंने ऐसा किया? क्या उनको अल्लाह से और अपनी आखिरत से किसी तरह का भी डर नहीं है? हमारे पास एक पैकेज है जो कि हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। हमारे पास कि किस तरह
आपको मैं ऑब्वियसली दिखाना चाहती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। ये सब तो एक बहुत ख़तरनाक किस्सा हुआ, बट उसके बाद क्या हुआ। मेरे पास एक पैकेज है, मिलके वो देखते हैं। इस वक्त मैं मलका कोसार मरी माल रोड पर मौजूद हूँ और 48 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी रहा, जिसमें पाकिस्तान का तारीखी और सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जा सकता है, जिसकी लीड पाकिस्तान आर्मी ने की, जिसमें रेस्क्यू 1122 के इदारे, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, मरी इंतज़ामिया, सिटी ट्रैफिक पुलिस, मरी रेगुलर पुलिस, सिविल डिफेंस के इदारे, तमाम इदारों ने ये मिलजुल कर बामी कोऑर्डिनेशन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। और जो हलाकतें बाइस हुई हैं उसके बारे में यही मेडिकल के लोगों ने बताया कि दम घुटने से गाड़ियों के अंदर जो उन्होंने हीटर लगाए हुए थे, उस वजह से ये जौन से हैं ये हलाकतें हुई हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, सबसे अहम चीज़ के मरी के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ होटलों में 50-50 हज़ार रुपये के कमरे दिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में दरिया गली के मकाम पर अगर देखा जाए तो दरिया गली के लोगों ने 500 सयाहों को अपने घरों के अंदर पनाह दी और 500 ख़ानदानों को किसी बड़े हादसे से बचाया। इस तरह अगर मेरे शहर की बात की जाए तो अलमाद होटल, दी ताज महल होटल, फारान होटल, एम्बेसडर होटल और दीगर होटलों को सयाहों के लिए फ्री कर दिया गया था। खाने भी यहाँ लोगों को फ्री दिए गए और क़याम व ताम का मुकम्मल बंदोबस्त किया गया। शुरू ही से ये सड़कों के अंदर से जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था तो बर्फ़ साफ़ कर दी जाती तो करना शुरू कर दी जाती तो इतना बड़ा सानिया नहीं होना था। ये था पैकेज मरी से। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली ये हम लोग जिस तरह देखा, ये दिस इज़ बाय द वे पैकेज फ्रॉम येस्टरडे, ये कल की स्टोरी है। तो बेसिकली ऑब्वियसली जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसके बाद बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस आती हैं, उसके बाद बहुत सारी यू हेयर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो तो जो हम लोगों ने टूरिस्ट के और सबके मुंह से सुनी है वो बहुत ख़तरनाक तस्वीर थी। इट्स ऑल ओवर द न्यूज़, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, एंड आई थिंक इसके इस तरह का इंसिडेंट ताकि दोबारा ना हो किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे। कुछ इसके बारे में बहुत ज़्यादा हुकूमत को और जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। बिल्कुल एक नीडलेस सी चीज़ थी। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली स्टोरी की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ। वो बेसिकली कराची ग्रीन लाइन की जो बसेस हैं वो फाइनली फुली ऑपरेशनल हो गई हैं। 10 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनको इनॉग्रेट किया था। 35 बिलियन रुपए का ये बेसिकली प्रोजेक्ट था और फाइनली इनॉग्रेट हो गया है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि बेसिकली दिसंबर 25 से लेके जनवरी 10 तक इसकी वो चल रही थी, टेस्टिंग फेज़ में था, बट अब आज जाके ये फुली ऑपरेशनल है। मिलके मैं आपको पैकेज दिखाना चाहती हूँ और उसके बारे में थोड़ा सा और बताऊँगी। हर 3 से 4 मिनट के बाद हर स्टेशन के ऊपर एक बस आएगी। इस बस की फ़्लीट के अंदर 80 बसेज़ हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने पैकेज में भी देखा कि लोगों ने इजहार किया है कि किरायों के अंदर थोड़ी सी कमी हो, पर फ़िलहाल मिनिमम किराया 15 रुपये है और मैक्सिमम किराया 55 रुपये है। ऑब्वियसली लेटर ऑन इसके अंदर जैसे जैसे कि ये आगे बस सर्विस जो है ये चलेगी, तो ये अभी सरजानी टाउन से नुमाइश भी जाएगी एंड जिस तरह लोग कह रहे हैं कि टावर तक जानी चाहिए, इंशाल्लाह आई एम श्योर ऐसा भी प्लान में होगा, बिकॉज बेसिकली हम लोगों को एक मैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है कराची के अंदर। आई होप दैट द गवर्नमेंट कैन मेक आवर विश कम ट्रू वेरी वेरी सून। फिलहाल जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और थोड़ी सी गप मारेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रफे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ एक बहुत टैलेंटेड शेफ़ आई हुई हैं, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ क्योंकि हम सीखना चाहते हैं आज के दिन हम लोग कैसे कौन कौन से खाने खाएं सर्दियों के दिनों में जो कि हमें अंदर से गर्म करें। बिकॉज होता ये कि ऊपर से हम लोग लेयर पे लेयर चढ़ाए जा रहे होते हैं और सर्दी जो है वो जा नहीं रही होती। तो व्हाट टू डू अबाउट इट, बेसिकली वो करना है, सीखना है। अभी फ़िलहाल चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ।
हमारे साथ बेसिकली यहाँ पर फरा मोहम्मद मौजूद हैं, शेफ भी हैं, हर्बलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो उरूज? ठीक हो? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कोई स्वेटर कोई जैकेट कुछ नहीं लिया। एग्जैक्टली इसलिए कि एग्जैक्टली हर रोज फैशन कुछ ऐसा ही चल रहा है कि बेसिकली ना स्वेटर है ना जैकेट है, और जिंदगी ऐसी इसका एक रीजन भी तो है ना, आज बड़े अच्छे अच्छे वार्म अप करने वाले खाने जो बन रहे हैं। मुझे पता चल गया था ना। हाँ ना, इसी वजह से नहीं पहना कि वैसे ही गर्मी लगने वाली है। का सही है सीन है। तुम बताओ कि तुम क्या क्या बनाना सिखा रही हो आज? आज मुझे मौका मिला तो मैं बहुत कुछ बनाना सिखाना चाहती हूँ, लेकिन जितना टाइम हमें टाइम मिलेगा इजाजत हम वो खाना बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं दो शेफ हैं। नहीं, मैं यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल वो क्या, बिल्कुल आप मेरे साथ देने वाली ही नहीं। मैं आपका जितनी आपकी हेल्प कराना है मैं आपकी कराने को रेडी हूँ, बट मैं वैसे मतलब टेस्टर, आपका प्रोफेशनल टेस्टर। ओ ये तो फिर ये बड़े बड़े हमारे जो जज बैठे हुए हैं। चले ठीक है, कुछ नहीं। तो आज हम करेंगे कि सर्दियाँ बहुत ज्यादा है तो बहुत सारे सूप, हमने कॉर्न सूप पी लिया, तो हॉट एंड सॉल्ट सूप पी लिया, पी के दीवाने हो गए। टेस्ट को चेंज करना चाहिए, और वेजिटेबल्स कितनी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। और सर्दियों में इतनी अच्छी वाली आई होती है, इतनी फ्रेश वाली। लेकिन हम कहते हैं सब्जियां हमने नहीं खानी, लेकिन आपको सब्जियां हम खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे। और हमने विंटर वेजिटेबल सूप बनाने वाले हैं। जबरदस्त। मुझे बताएं क्या क्या डालना है। ठीक है, तो पहले तो आप हमारा ना इसको थोड़ा सा ऑन कर लें, आग लगा दें। आग लगाएंगे तो मजा आएगा ना। अच्छा, सबसे पहले पानी गर्म करना है। पानी गर्म करेंगे हम। अच्छा, पानी अभी तो मैं यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 ग्लास लिए हैं। ठीक है, ज्यादा मैं नहीं ले रही पानी, 3 ग्लास मैंने पानी लिए। अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा सूप के शौकीन है तो आप 10 ग्लास भी ले सकते हैं। क्वांटिटी को बढ़ा दें, आपकी फैमिली है। और सूप वैसे एक बाउल से तो हमारा जी तो नहीं भरता, पेट थोड़ा सा भर जाता है लेकिन जी नहीं भरता। और लेकिन यहाँ मैं तो भी 2 से 3 बाउल तो मैं कब तो पी ही लेती हूँ आराम से, इजीली। ठीक है, हाँ, तो ये 3 मेरे लिए होंगे, 1 तुम्हारे लिए होगा। डन है। तो अच्छा, मैंने यहाँ पानी गर्म कर लिया। पानी जब बॉईल हो जाएगा तो मेरे पास ये वेजिटेबल्स। अच्छा, सर्दियों में तो बहुत अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स आती हैं, ग्रीन फ्रेश आती हैं। सर्दियों की सब्जियां बहुत ही मतलब बेस्ट होती हैं, फ्रेश होती हैं। हाँ, और इस तरह मिनटों में सॉफ्ट हो जाती है, गल जाती है। तो आज मैं आपको जो मेरे पास सब्जियां मुझे जो पसंद है ना, क्योंकि जब मैं किचन में खड़ी रहती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही वाला खाना बनाती हूँ, और आप सबको भी अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर गाजर जो है इसको बहुत बारीक बारीक सा मैंने इसको, आप इसको कटिंग भी कर सकते हैं, चॉपिंग भी कर सकते हैं, क्रश भी कर सकते हैं। तो मैंने ग्रेट कर दिया उसको। मैं गाजर इसके अंदर शामिल कर दूंगी, तकरीबन 1 कप। ठीक है, ये गाजर चले गए यहाँ पर। और इसके साथ इसकी वजह ये है कि ये बहुत जल्दी बन जाता है और बॉईल हो जाता है। दिमाग में ना, मैं यहाँ पे एक फनी स्टोरी बताती हूँ। मेरी अम्मी के दिमाग में कुछ भी बेसिकली वेजिटेरियन नहीं होता। वो सब्जी का सूप भी बनाएंगी ना, चिकन डाल देंगे। नहीं, यखनी में। अच्छा, वो चिकन की या बीफ की या उसकी यखनी, मटन की यखनी निकली होगी, वो जो बनाती हैं वो बस यखनी के अंदर। अच्छा, किसी को अच्छा लगता है ना कि यखनी या फिर मटन यखनी या फिर चिकन। गलती से कोई हमारे घर पे वेजिटेरियन आ गया तो उसको हमारे पास देने को कुछ नहीं है। हाँ, दाल के अंदर भी दाल भी बना देती हैं यखनी में, तो उनको पसंद होगा ना। चलिए कोई बात नहीं, हर किसी का एक टेस्ट होता है। लेकिन हम यहाँ सूप देखते हुए सोची थी कि मम्मी को बताऊंगी आज वेजिटेबल सूप बनाए, और हाँ, उन्होंने जरूर ऐसे आप बोले यखनी है इसके अंदर, ऐसे ही बोलते हैं ना। अच्छी चीजों के लिए थोड़ा सा झूठ बोल लेना चाहिए। अच्छा, मटर मैंने ले लिए यहाँ पर, वो भी 1 कप ले लिए हैं। मुझे तो बहुत पसंद है मटर पुलाव, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। मटर पुलाव सीरियस वीकनेस है। मैं तुम्हारे यहाँ पे सब बर्तन सफाई करके जाती हूँ। हाउ इज दैट? ठीक है। अच्छा, मैंने बीन्स, रेड वाली बीन्स ले लिए हैं। देखिए, सारी इतनी अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स हैं कि आपके लिए बहुत ही मुफीद है। अच्छा, इसमें मैं शामिल करूंगी लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, सही है, हल्का सा। अच्छा, फ्लेवर आने के लिए ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है, वो मैं इसके अंदर ले लूँगी। ठीक है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर काली मिर्च पाउडर, ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। और उसके साथ जीरा पाउडर, इतना बेस्ट लगता है, इतना अच्छा लगता है, मजेदार सा। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है जीरे का। व्हाइट जीरे को आपने हल्का सा तवे पे भूनकर आप अपने घर में रखें, इसको थोड़ा सा क्रश करके रखें, फिर हर खाने में डालें। खाने का देखिए जायका कितना अच्छा हो जाता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये मैंने 1/2 टीस्पून, ये आपको पता नहीं होगा कि सूप के अंदर जीरा भी ऐड किया जाता है, ये नई रेसिपी है। सही है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है हमारा। और अब इसमें लास्ट में नमक शामिल करूंगी थोड़ा सा, इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून। अच्छा, सूप में इस तरह होता है कि आपको पेपर एंड सॉल्ट आपको ऊपर से भी चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट तो बाद में भी आप डाल सकते हैं।
अब आ गया कॉर्नफ्लावर। ये जब तक ये हो गया मैं छोटी सी ब्रेक ले लूं? आप ले लें और मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दूंगी, ठीक है? बस ठीक है, बस 2 टेबल स्पून ऐड कर दूंगी और सूप की जो फाइनल शक्ल है वो हम आपको दिखा देंगे। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। फराह से हमने कुछ नहीं कराना, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि कॉर्नफ्लावर भी बाद में डालें आप, जब तक सूप मार रहा है जोश। हम लोग जाते हैं ब्रेक पे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे शेफ़ फराह मोहम्मद मौजूद हैं, बना रही हैं विंटर वेजिटेबल सूप। नहीं डालने दिया हमने उनको कुछ भी। तो बेसिकली सूप इसी तरह है, पक गया है और मतलब बहुत जल्दी पक गया है, जल्दी बन गया है ना। और आसानी ये थी कि मैंने सारी वेजिटेबल्स को पहले से थोड़ा सा मैंने बॉईल कर लिया था ताकि बनने में आसानी हो जाए। आप भी अगर करना चाहते हैं तो इतनी अच्छी फ्रेश वेजिटेबल्स आ रही हैं, फ़ौरन से बॉईल हो जाती है अगर ऐसे आप ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, मैंने 2 चीज़ें थी, कैबेज, मैंने बंद गोभी, और मैंने कॉर्न जो था वो उसको लास्ट में रखा था क्योंकि बंद गोभी जो है कैबेज वो बहुत आसानी से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल वो हलवा बन जाए, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा लास्ट के लिए रखा था। और कॉर्न को आप ऊपर से सर्व करके आप खा सकते हैं। तो हमने कॉर्नफ्लावर जो थे उससे हमने पानी में इसको डिज़ोल्व करना है और इसके अंदर ऐड करना है। मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून शामिल करूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हमने सूप में ऐड कर देना है, उसको थोड़ी देर पकाना है। साथ ही विंटर वेजिटेबल सूप का रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं और बासानी बना सकते हैं। बीन्स जो है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कुछ भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉर्न आपकी टिन से निकल रही है तो जो बीन्स हैं वो आप वो भी टिन वाले ले लें, उसको भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको इसको बॉईल करना है तो बीन्स को बॉईल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपने पहले से इसको सोक करना, बाद आपने बॉईल करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा अच्छा आपने इसको ना ख्याल रखना है कि जब तक ये थोड़ा सा थिक होने लगे तो आप इसको चूल्हा बंद कर दें। ऐसे आपने थोड़ा सा तेज़ किया, उरुच कर दूँ? हाँ, तेज़ कर दें थोड़ा सा, क्योंकि जल्दी बन जाएगा, फास्ट बन जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, बस इसको बॉईल आने तक हमने क्या करना है, इसको पकाना है। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाते, बस बॉईल आ जाए इसका तो पकाएं। अच्छा, सूप का ख्याल रखते जब आप घर में सूप बना रहे हैं तो आपने सूप बनाने के बाद चूल्हे को बंद नहीं कर देना, बहुत इसको हल्की फ्लेम पर, बहुत हल्की आंच पर इसको रहने देना है ताकि ये पकता रहे और गाढ़ा होता रहे। क्योंकि आप इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा पतला होना शुरू हो जाता है। तो आपने इसकी फ्लेम को बहुत स्लो कर देंगे तो ये पतला भी नहीं होगा और ये बहुत ही गाढ़ा रहेगा। और तो बहुत प्रोफेशनल बन गया है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा बन गया। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा थिक सूप अच्छा नहीं लगता, सूप को थोड़ा सा सूप फॉर्म में होना चाहिए, वो होना चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। गाढ़ा ग्रेवी बन जाता है, थोड़ी देर के बाद वो फिर वो जम जाता है, वो अजीब सा लग जाता है, वो कस्टर्ड टाइप का हो जाता है। तो बेटर ये कि ज़्यादा आपको सूप ऐसा होना चाहिए कि इसको इजीली आप यूं करके पी लें, ना कि स्पून से इसको खाएं, चबाएं। प्लस अगर वो फ्रिज में जाए ना, दिस अ गुड इंडिकेशन। फराह ने कहा कि वो बिल्कुल एक वो निकलता है जेली की किस्म की। हाँ, एग्जैक्टली। और फिर वो गर्म होने में इतना मसला करता है ना कि फिर आप इसको तोड़ते रहते हैं, यूं करके तोड़ते रहते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा, मैंने इस स्टेज पर आके मैंने यहाँ पर मेरे पास ये कैबेज है, मैं ये ऐड कर लेती हूँ क्योंकि इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगी तो इसको मैंने पकाना नहीं है ज़्यादा। और इसके साथ कॉर्न, देखिए कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त है ये थिक सा हमारा, ज़बरदस्त। और इसमें हमने कॉर्न ऐड कर लेने हैं, थोड़े ज़्यादा नहीं, मैंने तो ज़्यादा लिए थे, मुझे पसंद है। अब जिसको पसंद हो ऊपर से ऐड करते जाएँ और इसको एंजॉय करते जाएँ। तो ये हमारा सूप जो है ये तैयार है। अब इसको मैं बाउल में निकाल लेती हूँ और इसके ऊपर फिर हमने क्या ऐड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे और कुटी लाल मिर्च हम इसके अंदर इसके ऊपर ऐड करके फिर आप इसे देखिए कितना अच्छा है। इसके अंदर हमने अंडा भी नहीं शामिल किया लेकिन कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। फुल्ली वेजिटेरियन सूप है बाय द वे है और ये हमारा तैयार है। टिश्यू पेपर होगा? जी हाँ, बिल्कुल, बस थैंक यू। ये मैंने सूप बना लिया और इसके साथ सोया सॉस को मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। एंड ब्लैक पेपर एंड चिली फ्लेक्स। अच्छा, सूप हमारा तैयार हो चुका है, झटपट वाला, बातों ही बातों में सूप तैयार हो गया। अभी तो हमारी बातें भी ख़त्म नहीं हुई, सूप हमारा तैयार हो चुका है। तो आप भी
दिल चाहता है तो आप ये ना कहें कौन सूप बनाए, तो बस आप सूप बनाए ना, कौन बनाएगा, इतना आसान बता दिया तो आपने ही बनाना है। सुपर इजी। और देखें कि फरा यहाँ पे सूप बनाना शुरू करी थी तकरीबन 9:20 पे, इस वक्त पौने 10 हो रहे हैं। सूप तैयार, अब आप बनाए, मैं और उरूज 20 मिनट का गेम था टोटल। तो हम लोग जब तक ये सूप पीते हैं, मैं अपने लिए ज़रा इधर यहाँ पे छोटा वाला ढूंढती हूँ कप। आप लोग जाए एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। बाय द वे, ब्रेक पे जाने से पहले आप एक काम करो कि आप हमें अगली डिश के इंग्रेडिएंट बता दो ना। बहुत ज़बरदस्ती हम लोग एक साग बना रहे हैं, सरसों का साग। आप कहते हैं सरसों का साग कैसे बनेगा इस शो पे, वो तो 3-4 घंटे लगते हैं। बिल्कुल बनेगा, स्टार्ट कर हम आपको बनाना बताते हैं, जल्दी से बना लेते हैं। अच्छा, मैंने सबसे पहले सरसों को ले लिया, फिर बताना बहुत ज़रूरी है। इसको पानी से अच्छी तरह से धो के इसको मैंने बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा आपने ब्लेंड कर लेना, ब्लेंडर में डाल के आपने ब्लेंड कर लेना है, या आप चॉप भी कर सकते हैं इसको बारीक बारीक सा। पहले आप इसको चॉप कर लें, फिर इसके बाद इसको बॉईल कर लें। उसके बाद मैं इसमें मक्खन शामिल करूंगी, और क्योंकि मक्खन में सरसों का साग बनेगा तो क्या ही मज़ा आ जाता है। तो मक्खन जी, ज़बरदस्त सा मक्खन, और ये घर का बना हुआ मक्खन है, ठीक है। हाँ, मैं देख रही हूँ व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का है ना, ये घर का बना हुआ मक्खन है। इसको मैंने मक्खन ले लिया तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसमें किस तरह से आसानी से बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे आसानी से बनेगा, उसको तो घोटा लगाना पड़ता है, इसको तो बहुत देर लगती है, ये कैसे बनेगा, वो लकड़ी के उससे जी ऐसे करना होता है, तो बिल्कुल ये बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर शामिल करना है, ये थोड़ा सा उड़ेगा, इसमें मैंने चॉप किया हुआ अदरक लहसुन का, जो अदरक लहसुन को मैंने डाल दिया है। अच्छा, इसके बाद मैं जल्दी शामिल करूँगी। अच्छा, कुछ लोग इसमें पालक भी शामिल करते हैं, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं बोलूँगी पालक, क्योंकि पालक का फिर टेस्ट आ जाता है, सरसों का टेस्ट दब जाता है। तो आप इसमें ग्रीन मेथी शामिल करें। मेथी बिल्कुल, ये वही वाला गांव वाला जायका इसमें आएगा कि आपने इसमें मेथी शामिल कर देनी है, ग्रीन वाली। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि आपने मेथी को ना काटा, मतलब नहीं, ऐसे ही डाल दिया उसके अंदर, ऐसे ही हमने डाल दिया। सही है, जबरदस्त। इसको बस हमने मेथी को ऐसे ही डाल दिया। प्लान है तुम्हारा फरा, जो आप अभी तक हमें बता नहीं रही हो, तुम मतलब ये जो कार्रवाई कर रही हो। हाँ, थोड़ा सा इसको बाद में करना पड़ेगा ना, देखिए घोटा लगाने का टाइम नहीं होता, ये सारी चीजें बना के हमने थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लेना, ब्लेंड करके फिर तड़का लगाना है। तो झटपट वाला कैसे बनेगा सरसों का साग, झटपट वाला तो बनाना है ना हमने। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सरसों है, अब मैं उसमें शामिल कर दूंगी सरसों, और ये पकती रहेगी मक्खन में। जिस तरह की दाल का तड़का अब खुशबू कितनी अच्छी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसकी। इसको मैं इसमें पकाऊंगी। अच्छा, मसाले बहुत ही कम यूज़ होते हैं, ज़्यादा मसाले सरसों के साग में यूज़ नहीं होते हैं। अभी 1 अदद जो मैं हरी मिर्चें हैं वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ताकि इसमें थोड़ा सा स्पाइसी जो है ना, थोड़ी सी स्पाइसी हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पर कुटी लाल मिर्च वो मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून, और इसमें ज़ीरा पाउडर अगेन 1/2 टीस्पून, और ये है ब्लैक पेपर, ये हमारे पास 1/2 टीस्पून, और नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि सरसों के साग ऑलरेडी इतना नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, तो आपने थोड़ा कम ऐड करना है। फिर आपको लगता है तो फिर थोड़ा सा आप ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। इसे हम भुनाई करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि सरसों के साग और मेथी के अंदर से खुद अपना इतना पानी निकलता है कि आपको एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। सही है, इसे हमने अच्छी तरह से भूनना है। भुनने के बाद हम क्या करेंगे, एक दफ़ा हमें फिर इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। अच्छा, अभी ये जब तक ये भुन रहा है, हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, देखेंगे कि फरा का ये जो साग है सरसों का, ये कहाँ तक पहुँचा। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर हमारा सरसों का साग जो है वो स्लो हीट के ऊपर पक रहा है, मगर सरसों का साग अकेला तो कोई भी खाता नहीं है, उसके साथ एक और आइटम ज़रूर खाया जाता है, मकई की रोटी। प्लीज, अगर वो नहीं बनाए तो वो भी मक्खन के साथ। हाँ, तो हम लोग बात नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ लोग मकई की रोटी में क्या करते हैं, बेसन यूज करते हैं। यस, हाँ, करते हैं ना, मैदा या बेसन इस तरह से यूज करते हैं, लेकिन मकई का आटा बहुत इजीली मिल जाता है। अगर जब मिलता है तो फिर हम क्यों बेसन की रोटी बनाएं। बेसन की अलग होती है, मकई की अलग होती है। तो ये मकई का आटा जो है वो मैंने ले लिया है यहाँ पर, जितनी आपने रोटी बनानी, लेकिन मगर लोग बेसन और मकई को मिक्स भी कर लेते हैं। हाँ, क्यों होता है ऐसा? बस उनकी देखिए वो उनका टेस्ट होता है ना। आपको मैं जौ की रोटी खाती हूँ,
जी बिल्कुल टेस्ट, लेकिन मैं तो ओरिजिनल ना वो गांव वाला मजा देने वाली हूं। लिटरली मैंने किसी से पूछा था कि मैंने कहा ये मेरे से जुल्म क्यों हुआ है, इसमें मिक्स क्यों है, तो उन्होंने कहा कि बाइंड नहीं होता है। नहीं, हाँ बिल्कुल आपको बाइंड करने के लिए तो चाहिए, लेकिन मैं यहाँ गंदम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके, लेकिन मैं बेसन की और मकई की बात कर रही हूँ। तो कुछ मकई की रोटी में तो मकई ही होना चाहिए। ऑल्सो येलो येलो था, येलो वो मकई, वो बेसन की रोटी होगी, ये मकई की रोटी है। अच्छा, उसके अंदर गंदम का आटा, मैंने यहाँ पे मैदा नहीं इस्तेमाल किया, गंदम का आटा मैं इसको सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो बेला नहीं जाता ना उसको, आप रोटी बना नहीं सकते हो, कैसे बनाएंगे? फिर आपके पास बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो वो हाथ वाला गांव वाला स्टाइल है, यूं 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 वाला, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाय द वे याया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम याया, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खूबसूरत लड़की कैसी है भाई? बड़े दिन बाद आपसे बात हुई है भाई। बहुत दिन हो गए, एब्सोल्युटली। कैसे हैं याया आप? भाई आप लोग याद ही नहीं करते। फरा को बहुत मेरा सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप याया? बहुत अल्लाह का शुक्र है। पहले तो ये मैं कहूंगा कि देखें, जो सरसों का साग आपने बनाना सिखाया ना, तो अनफॉर्चुनेटली जब भी मैंने खाया है तो उसको मुझे कभी सही नहीं मिला। एक तो मुझे ये पता है कि इसमें जो लोगों की कमी रह जाती है, यानी एक ऑयली ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह क्या ये मुझे जरूर बताइएगा। और फरा, मुझे आप ना किसी दिन सब्जी की बिरयानी, जो वेजिटेबल बिरयानी मेरी मदर बनाती थी बहुत बेहतरीन, उसकी कोई तरकीब बताइएगा कि ये जरा डिफरेंट हो जाता है ना ये। अच्छा, ओके। और उरूज से मेरा मुझे कहना, उरूज डॉक्टर मुईज को किसी दिन अपने प्रोग्राम में, डॉक्टर मुईज और उरूज को किसी दिन अपने प्रोग्राम में जरूर बुलाइए। डन डन डन, एब्सोल्युटली, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच याया आपका कॉल करने का। साथ ही हमारे साथ नौशीन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नौशीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। फराह कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। नौशीन कैसी हैं आप? देख रही हैं प्रोग्राम? जी जी, प्रोग्राम देख रही हूँ। बस बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा साग की रेसिपी जो है इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। आजकल तो सीजन है सर्दियों में। हाँ जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बनाया आपने वैसे इस सीजन में नौशीन? नहीं, मैंने खाया है मगर अपने घर में नहीं बनाया। हाँ। मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। और मतलब कुछ आप डिफरेंट करती हो इसके अंदर, जिस तरह अभी फराह ने कोई आपकी कोई सीक्रेट रेसिपी है हमें बता दें? इसको अच्छे से मिक्स होना चाहिए। मिक्स होना चाहिए, खूबसूरत है कि मिक्स बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसके लिए मैं सूखा आटा डालती हूँ। डाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मिक्स हो जाता है। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग नौशीन, थैंक यू सो मच फॉर दैट टिप, दैट्स अमेजिंग। ओके गाइस, नौशीन जो है आटा डालती हैं, जिस तरह निहारी में आटा डलता है, आटा डलता है, और सीख कबाब कीमा में डलता है, वो मिक्स हो जाता है पूरा। तो इस तरह से सीख कबाब कीमा में भी थोड़ा सा बेसन डालते हैं। लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग सेंस टू मी कि वो बाइंडर है, तो वो आटे डालने से डाल सकते हैं। जबरदस्त, ग्रेट टिप, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग नौशीन। हाँ जी, बस ये आटा हमारा अच्छी तरीके से हमने इसको डो बना लेनी है, बहुत अच्छी तरीके से मुट्ठियां मार मार के, ताकि ज्यादा ये हार्ड भी ना हो, ज्यादा सॉफ्ट भी ना हो, ताकि अच्छी सिर्फ और सिर्फ मकई का आटा, गंदम का आटा मैंने इसमें 3 टेबल स्पून टी स्पून ऐड किया है, तो 1.5 टेबल स्पून हो गया, वो मैंने ऐड किया है, ज्यादा नहीं किया। बाकी ये मकई का आटा ही है, वरना यूजली आप बनाते हैं तो आप लोग वो बेसन की रोटी बनाते हैं, फिर आप इसके साथ आप रख देते हैं येलो वाली। हाँ, तो ये मकई की रोटी होनी चाहिए। और मैंने ओरिजिनल ये गांव में खाई हुई है, वो तो बहुत बड़े प्रोफेशनल तरीके से वो बनाती हैं, हालांकि कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि वो बचपन से बनाती आ रही हैं। अच्छा, अब जो ये था बटर था, वो हल्का सा, ताकि इसको ग्रीस करने के लिए हल्का सा हम इसे बटर लगाएंगे। ज़बरदस्त। हाँ, ताकि ये आपके हाथ में चिपके ना। अच्छा, होता क्या है कि अगर आपने जब रोटी बनानी है तो आप इसको आधा घंटा पहले इसकी डो बना के रख दें, ठीक है, उसको रख दें अच्छी तरह से। इससे क्या होगा कि रोटी आपकी फटेगी नहीं, बहुत अच्छी तरह से आप इसको रोल कर सकते हैं, इसको बेल सकते हैं। जबरदस्त टिप है कि आपने फौरन से आटे की डो बनाई और रोटियां का दिन है नाजरीन, मुझे लग रहा है टिप और कुकिंग टिप्स के बगैर तो हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल, आपको इसका कॉलर है हमारे साथ शाजिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है? मैं आपका शो देख रही हूँ, मजे की चीजें बनाना सीख रही हूँ। सरसों का साग, उससे पहले वेजिटेबल जो सूप बनाया वो भी बहुत जबरदस्त, और अच्छी चीजें फरा सिखा रही हैं। और फरा बहुत दिनों बाद आपके शो पर आई है, आती रहा करें फरा इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली। तो टोटके भी बहुत अच्छी देती है फरा, तो वो भी हर्बलिस्ट बन चुकी है, वो तो टोटके तो दूंगी ना। फरा मतलब बड़ी प्रोफेशनल खातून है आप, मतलब हल्का ना ले, हैवी आ रही हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, रात में ये इन्होंने शादी अटेंड की और सुबह शो कर रही है। आज तो प्रिय फरा, ओह सारी हर खबर पे नजर। आपने रात को शादी अटेंड करी, शो पे आ गई, देखें
बिल्कुल, मैंने देखा भी था, बड़ी प्यारी लग रही थी। और मुझे उरूज से भी ये कहना है कि उरूज आपकी कुकिंग भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। आप जरूर गाहे बगाहे कुकिंग किया करें, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी कुकिंग। थैंक यू सो मच। मुझे उरूज से ये कहना है कि बेकिंग जरूर किया करें। मेरे पास अवन नहीं है, मगर जरूर अवन लूंगी तो जरूर बेकिंग करेंगे हम लोग। बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आपका शाजिया। यहाँ पर इतना प्रोफेशनल कहानी चल रही है कि तेजी से रोटी भी और देखिए तवा तो गर्म रखा ही नहीं, मैं करती हूँ। देखा कैसे असिस्टेंट शेफ, ये देखिए अच्छी अच्छी बातें हो रही है कि कभी कभार भूल जाते हैं, गप्पे मारने के अंदर बिजी हो गए। अच्छा, किचन में अगर 2 लेडीज हो ना तो यही हाल होता है, या तो खाना जल जाता है, या तो खाना बहुत अच्छा बनता है, या खाना बहुत बुरा बनता है। तो तवा थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लगता है, तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो सरसों का साग है वो कहाँ तक पहुँचा। तो वो कहाँ गया हमारा स्पैचुला? इस स्पैचुला इससे कर लेते हैं हम। ये देखिए कितना अच्छा बगैर घोटे के कितना अच्छा ये मिक्स हो रहा है। इसको ब्लेंडर वाला थोड़ा सा हाँ किया है, थोड़ा सा ब्लेंड किया था इसको, हल्का सा दोबारा से करेंगे, बिल्कुल दोबारा से करेंगे ताकि बहुत अच्छी तरीके से जो आपको चाहिए ना वो वाला सरसों का साग, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी पालक बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि वो पालक की ही खुशबू आती है और थोड़ा सा कड़वा भी हो जाता है। सरसों ऑलरेडी खुद थोड़ा सा कड़वा होता है, पालक से और ज़्यादा कड़वा हो जाता है। तो आप इसके अंदर ना शामिल करें, आप मेथी शामिल करें, फिर देखें कितना ज़बरदस्त होता है। अच्छा, आटे की जहाँ बात हुई थी, तो आटा जब इस स्टेज पर डालते हैं तो जैसे कि दम कीमा बन जाता है या बारबेक्यू कीमा हम बनाते हैं स्टोव पे, तो वो उस तरह की उसकी शक्ल आ जाती है, पूरा बाइंड कर देता है उसको। जबरदस्त। तो वो आपकी मर्जी, आप उसको ऐड करना चाहें। हम लोग नाज़रीन वैसे ब्रेक पे जा रहे हैं, अभी कुछ ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ हम ब्लेंडर करेंगे क्योंकि नॉइजी होते हैं ब्लेंडर्स, तो वो ब्रेक में हम लोग करेंगे इसके साथ। और रोटी आपने जैसा देखा था बेल ली है, तो हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपनी कुकिंग, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे फरा मोहम्मद मौजूद हैं, बना रहे हैं हम लोग, मतलब बना चुके हैं अब इसका हम लोग सरसों का साग, तड़का बाकी है जो कि बहुत टेस्टी है। तड़का बनाएंगे आप? जी, तड़का बनाएंगे। डन। और ये देखिए हमने इसको थोड़ा सा ब्लेंड किया था हैंड ब्लेंडर से, और आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत इजीली ये हो जाता है। जो पहले से तैयारी बहुत स्मार्टली करें तो इसको बनाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता। चूल्हा ऑन कर दें, अब हम इसको तड़का देंगे, मक्खन का तड़का। मक्खन का तड़का ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। जबरदस्त। तो मैं इसको वो तड़का दूंगी, मुझे स्पून मैं एक सेकंड बस ये दे रही हूँ। और इसमें मैंने क्या करना है, बहुत सिंपल बस तड़का। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो। और मैंने क्योंकि इसके अंदर ऐड कर दिया था तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही फ्लेवर आ जाए ना, क्योंकि बहुत सारे अगर वेजिटेबल्स होते हैं तो बहुत सारे जो होते हैं फ्लेवर्स वो एक साथ आने लगते हैं, फिर सरसों कहीं चला जाता है और दूसरे मसाले की जो खुशबू है वो आने लगती हैं। तो मैंने लहसुन का थोड़ा सा तड़का आप इसकी डिश पे ही देंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको, हल्का सा। और हमने क्या करना है, बस इसको मैंने बंद कर देना, फुल इसको हमने मेल्ट नहीं करना। और इसमें मेरा तड़का दे दिया, सॉरी लहसुन का नहीं था, सिर्फ बटर का था, तड़का दे दिया, उसको मैं हटा दूँगी। ऊपर से मैंने इसमें हरी मिर्चें जो हैं वो आपको बहुत अच्छा लगता है आपको इसका टेस्ट, तो मैंने ऊपर से इसको गार्निश के लिए लगा दी है। कुटी हुई लाल मिर्ची थोड़ी सी हल्की सी, और उसके बाद हरा धनिया तो मैंने ऊपर से छोड़ दिया। और एक चीज़ बाकी रह गई हमारे पास, ये मक्खन का पेड़ा जो है, इसके ऊपर ना हो तो पता ही नहीं लगता ना कि हमने ये क्या बनाया हुआ है। सीरियस किस्म का मक्खन का पेड़ा, ये हमने इसमें डाल दिया। अब मैं करूँगी मकई की जो रोटी, गर्म है हमारा तवा जी, हमने रोटी बनानी है। अच्छा, मैंने तो इसको बेल लिया इजीली, क्योंकि मैंने आपको जो तरीका बताया था उसको इजीली आप इसको रोल कर सकते हैं, इसको बेल सकते हैं। वरना अगर आप कहते हैं कि हमसे तो नहीं बेला जा रहा, जो न्यू सीखते हैं, हाँ इसने बता दिया कि मैं कितना छोड़े, इसके ऊपर से लगा देती। इस चक्कर में मेरी रोटी के थोड़े से टुकड़े टुकड़े हो गए, पहले से बेल के रख दी थी मैंने। इसको मैं डाल दूँगी रोटी को, उसको हम सेट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास रोटी आ गई। अच्छा, एक और मैं तरीका बता दूं, मैंने ये जो प्लास्टिक के बैग्स थे वो भी मंगवाए हुए थे, वो उनके लिए जो स्टार्ट में जो सीखती हैं, उनको रोटी बेलना नहीं आती, यहाँ तक कि गंदम की रोटी भी नहीं बेलना आती, तो उनके लिए आसान तरीका आपने बना लिया है और बहुत देर तक मैंने इस पेड़े को रख दिया है। तो आपने क्या करना है, उर्स ज़रा इसका ख्याल करेंगी? बिल्कुल मैं ख्याल। मेरी तो बड़ी प्रैक्टिस है, मैं तो इसको हाथ से ही घुमा लेती हूँ और इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ थोड़ी देर, ताकि आपको नज़र आ जाए। सही,
थोड़ी देर के फिर हम इसको बताते हैं। अच्छा, पेड़ा जो है आपने ये लेना है, इस तरह से प्लास्टिक बैग आपको 2 चाहिए होंगे। पेड़ा आपने बनाना है इस तरह से, और आप इस पर थोड़ा सा आटा छिड़क देंगी और इसको रोल कर लेंगी। और एक आपने प्लास्टिक बैग इसके ऊपर रखना है। लाइट कर दो, टूट जाएगी, 1 सेकंड खड़े। हाथ से प्यार से? हाँ, प्यार से। अच्छा, हाथ से करना? मेरी बड़ी प्रैक्टिस है। अच्छा, फिर आपने इसको रोल करना है, ठीक है, इस तरह से। जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए ये एक आसान तरीका है। आप जौ की रोटी हो, चाहे बाजरे की रोटी हो, चाहे गंदम की रोटी हो, आपने बहुत इजीली इसको आपने रोल करते जाना है और ये रोल होती जाएगी। हो गई? हाँ जी। बस आपने इसको इजीली इसको रोल कर देना है। मैं दूसरी रोटी डाल देती हूँ जब तक, और इस पर मैं फ़ौरन से मक्खन लगाऊंगी। ये हमारी रोटी तैयार है और यहाँ पे मैंने मक्खन लगाना है क्योंकि ये खुशबू जो इसकी ज़बरदस्त। इसको मैंने मक्खन लगा दिया हल्का सा और इसको रख दें। ज़बरदस्त। एक तरफ से पक जाए। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कितना इजीली देखिए ये बन रही है रोटी। इसको आपने रोल करते जाना है, रोटी आपने इसकी बेलते जाना है। जितनी थोड़ा समेटा समाटी साथ समेटा कर लें ताकि ये सारी चीज़ें हट जाएं यहाँ से। मैं समेटा समाटी कर रही हूँ ताकि ज़रा चीज़ें नज़र आए ना, नज़र आए। ये हमारी रोटी देखो कितनी अच्छी तैयार है। रोटियां बन चुकी हैं, सरसों का साग भी बन चुका है। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, अगली क्या रेसिपी है जो कि हमें सिखाएंगी फरा, वो जानेंगे ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे फरा मौजूद हैं। बना ली हैं हम लोगों ने बहुत मज़े की सर्दियों की चीज़ें, सौगातें, मगर अब बन रही है एक ऐसी चीज़ जो कि आपका खाने को अच्छा सा एक मज़ेदार किस्म का फिटिंग एंड देगी, और वो है कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय बन रही है। अच्छा, टाइम नहीं था तो मैंने कहा चले जल्दी से बना के बता दूँ आपको। मैंने पानी लिया था, 2 गिलास पानी लिया, इसमें ग्रीन टी का मैंने इस्तेमाल किया। लोग कहते हैं कि ये पिंक कलर कैसे आता है, किस तरह से कश्मीरी चाय में आता है। बहुत ही आसान है। आपने लेना है यहाँ पर ग्रीन टी तकरीबन 1 टेबल स्पून, उसके साथ मैंने दालचीनी का टुकड़ा है वो इसके अंदर ऐड किया है, और 1 पिंच मैंने नमक इसके अंदर शामिल किया है। अब मैं इसके अंदर शुगर शामिल करूँगी। मैंने कहा चले जब मैं वापस आ जाऊँगी ब्रेक से तब मैं शुगर शामिल करूँगी। इसमें आपके टेस्ट के मुताबिक आप शुगर शामिल करें। मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने शुगर का इस्तेमाल कर लिया है। और देखिए, जब तक इसे पकाना है, इसके बॉयल करना है, जब तक इसका ये पिंक कलर ना आ जाए। देख रहे हैं आप कलर, बस इसकी ट्रिक यही है। इसको आपने पकाते जाना है, इसको हिलाते जाना है, और इसका पिंक कलर आना शुरू हो जाएगा। और अगर पानी कम होना शुरू हो तो बार बार पानी ऐड करें उसके अंदर, और फिर आप देखिए इसको हिलाते रहें और ये पिंक कलर आ जाएगा। तो आपने बस दूध के अंदर इसको छान के शामिल कर देना है। आपकी कश्मीरी चाय तैयार हो गई इतनी सी देर में। तो यहाँ पर दूध है वो आप इसके अंदर दूध डाल दें। ओके। इस वाले सॉस पैन में हमने दूध इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ इतना ही ऐड कीजिए, ज़्यादा हमें नहीं बनाना। आपको ये कहवा ऐसा है कि आपने इसको जितना आपने कश्मीरी चाय चाहिए आप उसको बना लें, उसके बाद आप इसको रख दें। जब भी गेस्ट आते हैं, आपका दिल चाहता है, तब आपने दूध के अंदर इसको शामिल कर लें। और ये कहवा ख़राब नहीं होता। ये जब एक दफ़ा बना लेंगे तो ये आपके पास स्टोर कर सकते हैं। इसको आप 3-4 दिन के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। दूध ही और डालो? नहीं, बहुत है। तो आप इसको पकाते जाएंगे, इसका कलर निकलता जाएगा। जितना ज़्यादा पकाएंगे इसका कलर निकलेगा। लेकिन आपने डार्क पिंक कलर जब आने लगे तो आपने समझ लें कि ये आपका कहवा तैयार है कश्मीरी चाय का। बस आपने क्या करना है, इसको छान के इसके अंदर रख देना है, इसके अंदर ऐड करना है, और फिर इसके ऊपर हमने बादाम एंड पिस्ता चॉप करके इसके ऊपर डालना है। इसको बंद कर देती हूँ चूल्हे को, और मेरे पास मुझे चाहिए। हमारे पास एक्चुअली टाइम कम, मुकाबला सख्त हो चुका है। अच्छा, मैं इसको यहाँ हटा देती हूँ। अब आप कलर देखिएगा, और आपको इसको थोड़ा घुमाना भी पड़ेगा ना, सही थोड़ा सा। हाँ, मेरा हाथ ना चले, वो पता नहीं कहाँ। 1 सेकंड, इसको देखें। अब इसमें डालते जाएंगे। थैंक यू सो मच बाय द वे फरा। देखें, ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत सा ये कलर आ गया है। बस इतना कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। कप में हम आप इसके अंदर डालें, रख दो, और फिर ऊपर से बादाम एंड पिस्ता और जो भी नट्स आपको अच्छे लगते हैं आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं रख देती हूँ बादाम पिस्ता, आप इसके ऊपर शामिल करें और उसको एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फरा। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम लोग निकल रहे हैं। फरा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त किस्म की हमें रेसिपीज़ बताएं। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, एक ज़रूरी बात आपसे करनी है और अपने मेहमान से आपको मिलवाना है, मगर इस ब्रेक के बाद तो कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग बात सर्दियों के बारे में तो कर चुके हैं, बट सर्दी ब्रिंग बैक बहुत सारी मसले मसाइल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। तो अब हम आपको अपने अगले मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ। चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद फरीदुद्दीन मौजूद हैं। ये चेयर हैं पीडियाट्रिक सर्विसेज के एट इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, इंडस हॉस्पिटल जो है इसका कोरंगी में भी कैंपस है। इट्स अ मैसिव हॉस्पिटल। आप लोग फ्री सर्विसेज फराहम करते हैं टू पेशेंट्स हु कम। सर्दियों के अंदर कितना ज़्यादा आपने देखा है, कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर इधर मदऊ किया। गर्मी हो या फिर सर्दी हो, हमारे पास हॉस्पिटल 24/7 365 डेज़ हमारा एक चल रहा होता है। और डेफिनेटली कुछ ख़ास बीमारियां हैं जो कि गर्मियों में ज़्यादा आती हैं, लेकिन कुछ ख़ास बीमारियां हैं जो कि सर्दियों में ज़्यादा आती हैं। मैं चूँकि मेरा ताल्लुक़ चूँकि बच्चों के हवाले से है, तो मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छा बता सकता हूँ। और वो ये कि एकदम से जैसे ये अभी इस वक्त पिछले 1 महीने से हम जो ज़्यादातर जो हम केसेस देख रहे हैं बच्चों में, सिंपल फ्लू तो खैर आता ही है, वो तो हर एक सर्दियों में आ ही जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त जो है वो नमूनिया के केसेस बहुत देख रहे हैं। हम इसके अलावा हम डायरिया के केसेस बहुत देख रहे हैं। और इवन हमारे पास गर्दन तोड़ बुखार के बच्चे बहुत आ रहे हैं, क्योंकि ये जरासीम जो नमूनिया और डायरिया के जो जरासीम होते हैं, ये ज़्यादातर ये जब अपनी ये जो कॉम्प्लिकेट करते हैं तो फिर गर्दन तोड़ बुखार, इवन टाइफॉइड अगर आप देखें तो लगता ही है कि जैसे टाइफॉइड शायद सिर्फ और सिर्फ गर्मियों की बीमारी है। हालांकि ऐसा नहीं है। इस वक्त भी अभी हम टाइफॉइड के केसेस बहुत देख रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि और सिंपल टाइफॉइड नहीं देख रहे, वो भी हम वो देख रहे हैं जो कि बहुत हाईली रेजिस्टेंट किस्म के जो कि टाइफॉइड होते हैं, क्योंकि हर जगह पर हर कोई राइट एंड लेफ़्ट जो है वो एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं। बच्चों के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होती जा रही है और ये नहीं देखा जाता। और बिल्कुल जो भी एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं वो एकदम टॉप ऑफ द लाइन दी जाती हैं, भाई कि बस किसी तरीके से बस भाई जो अब जब इतनी मैक्सिमम चले जाते हैं तो उसके बाद में अब जब यही मेडिसिन जब हम यूज़ करना चाहते हैं इस बड़ी बीमारियों के लिए, वो फिर काम ही नहीं करती। तो ये हम देखते रहे हैं और अच्छा खासा इस वक्त केसेस जो है वो आ रहे हैं। और ओपीडी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे बच्चों की इमरजेंसी के अंदर एक नॉर्मल एवरेज 200 से 250 बच्चे रोज़ाना आते हैं सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के अंदर। लेकिन आजकल ये नंबर जो है वो बढ़ के 300, 350, कभी ज़्यादा हो जाए तो 400 तक भी चला जाता है। और इसके अंदर कितने पेशेंट्स होते हैं जिनको फ़ौरन सहूलत चाहिए होती है बेड की या सर्विस चाहिए होती है कि वार्ड में आपको एडमिट करना ही पड़ेगा? ओके, देखिए मेजॉरिटी जो कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो इस नज़ला खांसी के लिए नहीं आते। वो इस ख्याल से आते हैं कि जी के उनको ये कि उनका टेस्ट हो जाएगा, उनको एडमिशन हो जाएगा। लेकिन उसमें से भी अगर हम आपको बताएं कि अराउंड 15 से 18% बच्चे वो हैं डेली जिनको हर हालत में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और जिनको या तो ये कि हमें उनको अगर हमारे पास जगह हो जाए तो हम उनको एडमिट कर लेते हैं, लेकिन अगर जगह नहीं होती है तो फिर हमें उनको रेफ़र आउट करना पड़ता है। इसके बारे में भी मैं बात करना चाहती हूँ कि इंडस हॉस्पिटल अपने अपनी सहूलियात को बड़ा करना चाह रहा है। ये बताएं कि ये कराची का जो कैंपस है अभी हम उसके बारे में बात करें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो कितना बड़ा करना चाह रहे हैं? ओके, देखिए इस वक्त जो कि करंट कैपेसिटी है हॉस्पिटल की वो तकरीबन 350 बेड्स की है, जो कि इस वक्त चल रहे हैं तकरीबन। और ये कि 350 बेड्स में एडल्ट और पीडियाट्रिक्स शामिल हैं, जिसके अंदर एक फुल फ्लैश जो है तकरीबन समझें कि यानी 125 बेड्स का तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों का यूनिट है, जिसमें एक बहुत बड़ा जो कि चंक आ रहा है वो कैंसर के बच्चों का आ रहा है, जो कि हमारे पास पाकिस्तान भर से तो बच्चे आ ही रहे हैं। इवन अफ़गानिस्तान और ईरान से भी बच्चे जो हमारे पास इधर कैंसर के लिए फ्री इलाज के लिए आते हैं। इस वक्त जो अब ये कि अभी हमारा एक्सपेंशन अभी हम करने जा रहे हैं, तो हम इस वक्त 350 बेड से अभी हम 1350 पे जा रहे हैं, यानी कि तकरीबन 1000 बेड्स का हम इंशाल्लाह जंप ले लेंगे। देखिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर टोटली 100% फ्री हॉस्पिटल इज़ दी ओनली इंडस हॉस्पिटल कराची।
ठीक है, एक इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क जो पूरा, यानी जहाँ कहीं पर भी इस वक्त इंडस हॉस्पिटल के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो कराची के अंदर हों, चाहे बदीन में हों, चाहे वो पंजाब में कहीं पर भी, लाहौर में हों, और इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ में हों, भोंग में हों, मुल्तान में हों, वो सारे के सारे फ्री हॉस्पिटल्स हैं। उसके अंदर ना किसी से पैसे लिए जाते हैं, ना ही किसी को पैसे दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड और रिलीजन, और ये देखे बगैर कि उनका स्टेटस क्या है, ठीक है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, उनको हम एक ज़रूर हम उनसे ये सब नहीं पूछते। हेल्थ है, हेल्थ फॉर ऑल मोटो है हमारा, और इंशाल्लाह ताला वो हम इसी को हम जारी रखेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमें जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो ये कि जब इतना हम एक्सपैंड करते हैं, और ये जितना भी इसके लिए जो कि पैसे आते हैं वो सिर्फ और ये कि पीपल ऑफ पाकिस्तान वही इसके लिए करते हैं। मतलब ये कि ये समझिएगा कि कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये जो है ये पीपल ऑफ पाकिस्तान ये वही इसके लिए करते हैं, वही चाहते हैं कि हमारी भाई बहनों को जो है वो ट्रीटमेंट मिल जाए। तो अब जब हम इंशाल्लाह ताला 1350 बेड्स पर हम चले जाएंगे, जिसका एक हॉस्पिटल का एक स्ट्रक्चर जो है, ग्रे स्ट्रक्चर पूरा तैयार है, ठीक है। और अब इस वक्त हम और मज़ीद अब हम उसको एक्सपेंड, अब हम उसको बना रहे हैं पूरा, सारी चीज़ों को थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए एक जो डोनेशंस की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, और क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट ये हॉस्पिटल बन रहा है, और जिसको आप दुनिया भर में किसी भी हॉस्पिटल से आप कंपेयर कर सकते हैं। अभी भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उनमें भी बहुत हमने कोशिश यही की है कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट हम फैसिलिटीज़ दें। यानी जो इस वक्त पाकिस्तान भर में या पाकिस्तान से बाहर जो इस वक्त जो मेडिकेशंस कहीं पर भी मिल रही हैं, जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंडस हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सप्लाई कर रहा है। ज़बरदस्त। मुझे जाना है नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, मैं डॉक्टर साहब से ये भी पूछना चाहती हूँ कि किस तरह हम लोग एहतियात दे सकते हैं इंडस हॉस्पिटल को, और किस तरह यहाँ पर हमारी एहतियात से क्या क्या लोगों का इलाज होता है। मगर इस ब्रेक के बाद तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद फरीदुद्दीन बैठे हुए हैं। ये चेयर हैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के एट द इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क। बातचीत कर रहे थे हम आपके नए अस्पताल के बारे में। मुझे सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर जब ये अस्पताल अब 300 से 1300 बेड, जिस तरह आपने जिक्र किया, 1000 बेड का जंप करेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ओके, देखिए इम्पैक्ट का मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बात तो ये कि हम जब हम जंप ले रहे हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा ये कि साइंस है, इसके पीछे बहुत सारी वर्किंग्स हैं। क्योंकि हमने सिर्फ ये देखा कि अगर हम बेड्स बढ़ाते हैं तो उससे कितना आवाम को कितना फ़ायदा होना है। मैं अगर थोड़ा सा जो फिगर्स मैं इस वक्त आपको मैं बता सकता हूँ जो मैं लाया हूँ। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हम ओपीडी की बात करें, ओपीडीज़ के अंदर इस वक्त जो करंटली अभी हम पेशेंट्स देख रहे हैं, वो हम ये कि एनुअली तकरीबन 4.5 लाख मरीज़ों को हम ओपीडी के अंदर देखते हैं एनुअली। वाह। और ये हमारा बढ़कर इंशाल्लाह ताला 12 लाख से ऊपर तजावज़ कर जाएगा जब हमारा ये बढ़ जाएगा। एमरजेंसी के अंदर इस वक्त तकरीबन हम 2 लाख प्लस पेशेंट्स को हम देखते हैं एनुअली, ठीक है, जो इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तकरीबन 5 लाख से ऊपर तजावज़ कर जाएगा पर ईयर, ठीक है। और इन पेशेंट इस वक्त अभी हमारी चूँकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम बहुत ज़्यादा हम नहीं अभी हम कर सकें। अभी हमारे एडमिशन्स तकरीबन एक जो हो रहे हैं वो तकरीबन 22,000 पेशेंट्स हम एनुअली देखते हैं, ठीक है, जिनको हम एडमिट करते हैं। और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन वो 1 लाख मरीज़ों को, बहुत बड़ा जंप है जी इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वो नहीं होता, हमारा बस ये होता है कि हमने लिया पेशेंट को एडमिट किया, जैसे उनका ट्रीटमेंट हो रहा है फ़ौरन, हम बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहते पेशेंट्स को, फ़ौरन हुआ फ़ौरन डिस्चार्ज। ये फ्री इलाज है, एग्जैक्टली फ्री इलाज है, तो आपको जल्दी से ठीक करके घर रवाना करना चाहते हैं जी, वरना अस्पताल जाकर तो बिल बनाने का चक्कर में लंबा होता है ना। हमें कुछ ऐसी चीज़ है नहीं, हमें तो बस ये कि ठीक है पेशेंट ठीक हो गया फ़ौरन डिस्चार्ज करें,
कोई ऐसा मसला नहीं। बहुत सारी ऐसी हमारी होम केयर सर्विसेज हैं जो कि हम बता देते हैं ताकि वो घर पे जाकर आराम से वो सब कुछ करा सकते हैं। इवन जिनके एंटीबायोटिक्स वगैरह लगना है हम उनको ये कह देते हैं ओके फ़ाइन ठीक है, आप घर जाइए, आपका एडमिशन की अब ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ दिन में 1 या 2 दफ़ा लगना है, आप आइए डे केयर में आएँ, एंटीबायोटिक्स लगवाएँ, घर चले जाएँ, ताकि आपका घर भी डिस्टर्ब ना हो और इसके अलावा आप ही के बेड पर वो इंतहाई कीमती जो बेड है उसके ऊपर कोई और पेशेंट आ सके और जिसको हम सर्विस दे सकें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब ये हो जाएगा तो कौन सी नई सर्विसेज ऐसी होंगी? मैंने सुना है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी आप लोग सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने का। इस वक्त अभी इंडस हॉस्पिटल के अंदर न्यूरो साइंसेस नहीं है, यानी कि अभी हम इस वक्त न्यूरो सर्जरी, न्यूरो मेडिसिन, साइकेट्री, ये वाले डिपार्टमेंट्स को अभी हमने टच नहीं किया हुआ। सही। और इसके अलावा इसकी रीज़न सिर्फ ये है कि वैसे हमारे पेशेंट्स जो आते हैं किसी और प्रॉब्लम के साथ और अगर उनको न्यूरो का प्रॉब्लम होता है तो वो हम डील कर लेते हैं, लेकिन एज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड पे भी हम नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमारी बहुत सारी इसमें न्यूरो सर्जरी वगैरह के कभी हम नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला एक तो वो हम स्टार्ट कर देंगे और दूसरी एक और चीज़ ये कि हमारा जो बुनियादी काम है वो ये कि हम जो बेसिक काम जो कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स का काम है वो तो हमारे फील्ड हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। इसको हम प्योरली हम एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल और एक ऐसा हॉस्पिटल जो कि बहुत बड़ी जो कि इश्यूज़ होते हैं, किसी का कार्डिक सर्जरी है या किसी का कोई इम्प्लांट्स हैं जो कि इस वक्त अभी हम कर रहे हैं, लेकिन उसको भी हम और मज़ीद हम एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह। और थर्ड चीज़ ये कि ये बात सही है कि जब हम इतना बड़ा उस पर हम जा रहे हैं तो ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हमारे पास मैन पावर हो और मैन पावर के लिए वी नीड टू हैव यूनिवर्सिटी लेवल सॉर्ट ऑफ थिंग। तो कॉलेजेस हमारे छोटे छोटे अभी भी हमारे काम कर रहे हैं जिसके अंदर एक इंडस के अंदर एक नेटवर्क के अंदर, लेकिन अब इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा जो स्कूल ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग और वो सब कुछ वो इंशाल्लाह ताला हमारा। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब। जाते जाते अगर आप नाज़रीन को ये बता दें कि अगर उन्हें डोनेट करना है तो वो किस तरह का? ओके, देखिए हमारी वेबसाइट है, उस पर आप लोग विज़िट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ हमारा UN नंबर है 11111880, आप उस पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। और इसके अलावा अपनी ज़कात हो, डोनेशन हो, जो भी आप उधर देना चाहते हैं वो आप उनको ज़रूर दीजिए। और हमारे पास एक क्लियर बिल्कुल हमारे पास एक जो शरिया हमारी कमेटी है जो कि क्या ज़कात और कैसे उसको और क्या डोनेशन उसको कैसे उसको ये करना है, कहाँ पर लागू है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो सादिक और अमीन है, उनको इस बात का जवाब दे होना है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर फरीदुद्दीन। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं, आज के टाइम का इख्तिताम हो चुका है। आई होप आप लोगों को शो अच्छा लगा हो। मैं दोबारा से सब अपने व्यूअर्स को अर्ज करूँगी कि देखें ह्यूमैनिटी जो है वो ही एक आई फील लाइक इट मेक्स अस नॉट जस्ट सिविलाइज बट आई थिंक इट गिव्स अस अ होप फॉर द फ्यूचर। मेरे भी बच्चे हैं, आप लोगों के भी बच्चे हैं, वी ट्राइंग टू मेक दिस वर्ल्ड बेटर फॉर द जनरेशंस टू कम। तो कोशिश ये कीजिए कि इस तरह के वर्दी कॉजेज़ को सपोर्ट करें, डोनेट करें और दिल खोल के करें। आपको भी अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह आपके भी रिस्क के अंदर जो है वो इजाफा होगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, हम लोग कल सुबह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।